Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So I'm gonna start a very interesting lecture today. This lecture is very useful for you. So because in this video I'm gonna tell you that how to write answer in exams. कुछ related topics मैंने लिए हैं, कुछ important topics मैंने book से लिए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हम ये जानेंगे कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है एग्जाम्स के अंदर। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा इन्फ्लेशनरी गैप, कि कैसे अगर आपका एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे एग्जाम में लिखना होगा, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। और ऐसे ही मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और पूरा आंसर राइटिंग पे आपको बताऊंगी कैसे आपको अपने एग्जाम में लिखना है, राइट। सो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो। एंड वन थिंग इज दैट कि मैंने वन शॉट वीडियो सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें मैं सारे चैप्टर का फुल रिवीजन ले रही हूँ। उस वीडियो सीरीज में पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में कवर मिलेगा। शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंगली बेसिस पर वो वीडियोस रहने वाले हैं। सो स्टे ट्यून। और ये वाला लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो बने रहिएगा लास्ट तक। सो चैनल सब्सक्राइब कर दो। So now let's start with today's topic, that is inflationary gap. Most important topic है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही इससे है, आता ही आता है इस क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप। आज हम इन्फ्लेशनरी गैप कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफ्लेशनरी गैप आपको पूरा बताऊंगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इन्फ्लेशनरी गैप से। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। तो अगर आपको लिखना है इसमें से तो आप लिख सकते हो, अगर आपको अपना आंसर राइटिंग थोड़ी बड़ी करनी है, अदरवाइज नो इशू। इन्फ्लेशनरी गैप में आपको बस केस स्टडी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे लिखना है। वो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। अभी हम जानते हैं इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। सो एक्सेस डिमांड कॉज इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड जब आती है हमारी इकोनॉमी में, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई से, तब इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। इस सिचुएशन में एक्सेस डिमांड जब होती है तो लेवल ऑफ आउटपुट राइज नहीं होता। इसको मैं पहले आपको ग्राफ से बताती हूँ। यहाँ पर हमने ग्राफ देखा ही है अभी तक। अगर आपको डिटेल में पूरा जानना है कि कैसे सब चीज़ एक्सेस डिमांड होता क्या है, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, वन शॉट वीडियो सीरीज, तो आप जाकर वो चेक कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है अपने, और अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। सो एक्सेस डिमांड की अगर हम बात करें तो वो कब क्रिएट होती है। दिस इज आर एएस कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज आर एग्रीगेट डिमांड कर्व। जहां पर ये दोनों पॉइंट्स टच करेंगे वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट रहने वाला है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। एक्सेस डिमांड है कि डिमांड ज्यादा है तो हमें AD इक्वल टू C प्लस I प्लस डेल्टा ही हमने किया है, और एग्रीगेट डिमांड कहीं ऊपर से स्टार्ट हुआ है। नया जो इक्विलिब्रियम लेवल आया है वो इस पॉइंट पर आया, दैट इज MADS के इक्वल है। लेकिन हमें क्या देखना है, एक्सेस डिमांड। हमें पता है एक्सेस डिमांड हम कहाँ से मेजर करते हैं, मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। अभी मैं आपको पूरा मतलब ऊपर से बता रही हूँ कि होता क्या है, क्योंकि मैं पूरी डिटेलिंग में उसे वीडियो बना चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी जाकर चेक कर सकता है। तो हमें पता है फुल एम्प्लॉयमेंट से हम नहीं देखते हैं, हम यहाँ पर किससे मेजर करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट से। ऊपर के जो भी डिस्टेंस इनके बीच में जो भी गैप आता है फुल एम्प्लॉयमेंट और एक्सेस डिमांड के बीच में, दैट इज कॉल्ड, ये हमारा जो नया डिमांड कब आया है, इनके बीच में जो गैप, यहाँ पर हम फुल एम्प्लॉयमेंट से मेजर करेंगे, इनके जो बीच में गैप आता है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, और वी कैन से एक्सेस डिमांड। यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप की बात करें तो द गैप बिटवीन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल एंड द प्लान्ड AD के बीच में जो भी गैप होगा दैट इज कॉल्ड व्हाट, इन्फ्लेशनरी गैप। यहाँ पर हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा फर्दर। भले ही हमारा नया इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पर है, तो हमें पता है कि ADS के इक्वल यहाँ पर हुआ है तो हमारा आउटपुट तो इतना बढ़ गया है, लेकिन नहीं, आउटपुट नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज थे वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है। हमारे पास 10 लाख की 100 की कैपेसिटी थी, 100 ही लाख मतलब 10 लाख हमारे पास कैपेसिटी थी मशीन की। 10 लाख आउटपुट पूरे यूटिलाइज, रिसोर्सेज पूरे यूटिलाइज हो चुके हैं। इकोनॉमी में फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए और जगह नहीं है और रिसोर्सेज है ही नहीं, तो आउटपुट कैसे बढ़ेगा। दैट्स वाई GDP जो है वो स्टैटिक रहेगी, GDP उसके आगे नहीं बढ़ पाएगी, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक GDP। तो ये था पूरा एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशन गैप का कॉन्सेप्ट। ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने देखा, तो यहाँ पर यही सब चीजें लिखी हुई हैं। एक्सेस डिमांड ये वो सिचुएशन होती है जब
आउटपुट लेवल नहीं बढ़ता, आउटपुट वहां पे हमने देखा ADAS के आगे तो आ रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है क्योंकि फुल्ली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज पहले से ही हैं। इट कैन नॉट राइज, आउटपुट नहीं बढ़ता बिकॉज फैक्टर जो है ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज है। टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, जितने रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड है, उसके बाद आउटपुट नहीं बढ़ सकता है। आउटपुट लेवल कांस्टेंट रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली। अदर हैंड एक्सेस डिमांड के बढ़ने से प्रेशर जो है एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर वो बढ़ जाएगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, हम सप्लाई तो और नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फुल्ली यूटिलाइज, ऑलरेडी रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हैं, आउटपुट और नहीं बढ़ा सकते हैं हम। तो इस एग्जिस्टिंग सप्लाई पर या फिर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर डिमांड का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज होगी उससे क्या होगा, वेजेस बढ़ना स्टार्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम वेजेस मान सकते हैं, वेजेस, कैपिटल, ये सब बोल सकते हैं। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर लेबर बोलेंगे, और वी कैन से लेबर बोलेंगे हमारे वेजेस बढ़ाओ, इसको हम अलग लेके जाते हैं। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जनरल प्राइस लेवल जो है इकोनॉमी के वो इंक्रीज हो जाएंगे। जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है प्रोड्यूसर की, तो वो महंगाई बेचेंगे, प्राइजेस बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से प्राइजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और यही कीन्स के अकॉर्डिंगली इसी सिचुएशन को बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, वो जो गैप था बीच में, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, कि जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो को हमने इससे भी छोटा जो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो आप, ये एक्सेस डिमांड हुआ, डिमांड ज्यादा हुई सप्लाई से, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर बना, डिमांड का प्रेशर, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है उस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, जनरल प्राइस लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम हो रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइसेस बढ़ा देगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेंगे, जिसकी आउटपुट जो है वो तो कांस्टेंट ही है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि आउटपुट कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज ऑलरेडी फुल्ली एम्प्लॉयड पे है, उसके बाद हम रिसोर्सेज को बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आउटपुट नहीं बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप, और वी कैन से एक्सेस डिमांड। तो ये था इन्फ्लेशनरी गैप का सिनेरियो। अब अगर आपको लिखने के लिए आता है 3 मार्क्स में, अगर ये आ गया है, और 6 मार्क्स में भी अगर आता है, तो 6 मार्क्स में अकेला क्वेश्चन नहीं आता भी है, तो आपको ये सब लिखना है और थोड़े से पॉइंट आप ये के ले सकते हो। जैसे सपोज ये वाला पैराग्राफ लिख दो और ये वाला जो पॉइंट्स है ये लिख दो, इनको पॉइंट्स में बना के लिख दो, अदरवाइज नो इशू कि आप यहाँ तक इसको लिख सकते हो, इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, तो ये आपको पूरा लिखना होगा। अदरवाइज जरूरी भी नहीं है, आप ये पॉइंट्स लिखो यहाँ पर, ये जो मैंने ब्लैक में लिखा हुआ है, और उसके बाद आप ये अपना स्टार्टिंग का जो आगे का पॉइंट्स है वो कंटिन्यू कर सकते हो, और एक ग्राफ बना दो, 6 मार्क्स आपके इसमें पूरे मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करें एक्सेस डिमांड की, अगर हम उसको डेफिनेशन देखें, 3 मार्क्स में आता है तो वो आपको ये पूरा लिखना ही होगा। तो डेफिनेशन क्या है, ये मेजर द डिफरेंस बिटवीन प्लान्ड एडी विच इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड द एडी दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, प्लान्ड एडी, ये था हमारा प्लान्ड एडी, एग्रीगेट डिमांड प्लान्ड है, क्यों, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो प्लान्ड एडी और फुल एम्प्लॉयमेंट एडी के जो बीच का डिफरेंस है, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से, उनके बीच के डिफरेंस को ही क्या बोला गया है, इन्फ्लेशनरी गैप बोला गया है। और इन्फ्लेशनरी गैप किसके इक्वल है, एक्सेस डिमांड के इक्वल है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप क्या दिखा रहा है, एक्सेस डिमांड दिखा रहा है। ये कब अकर होता है, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये जरूर लिखनी है लाइन कि हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से मेजर कर रहे हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से हम देख रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। दूसरा, यहाँ पर लेवल ऑफ आउटपुट कांस्टेंट रहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि हमने देखा कि भले ही इक्विलिब्रियम लेवल बढ़ रहा हो आगे हमारे पास, लेकिन ये आउटपुट नहीं बढ़ता हुआ दिखेगा, आउटपुट OM से OP नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर फुल्ली यूटिलाइज रिसोर्सेज, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो लेवल ऑफ आउटपुट तो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। नो अनएम्प्लॉयमेंट एंड नो अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, यहाँ पर ना तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी और ना ही अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्यों क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज है, जितने रिसोर्सेज यूटिलाइज थे, यूटिलाइजेशन है उतने ही पूरा यूटिलाइजेशन, मतलब जितने रिसोर्स है उतना पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ना तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है और ना ही अंडर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट कब क्रिएट होगा, जब इस पॉइंट से, अगर ये वाला हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट होता है इक्विलिब्रियम
और यहाँ पर हमारा पॉइंट अगर आता तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, जब हम डेफिशिएंट में पढ़ेंगे। यहाँ पर ना तो अनएम्प्लॉयमेंट है और ना ही अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पे ओनली फुल एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। और जब इन्फ्लेशनरी गैप होगा तो ये वेज प्राइस स्पाइरल को क्रिएट कराएगा, वेज कैच प्राइस एंड प्राइस कैच वेजेस, while GDP रिमेन कांस्टेंट। वेजेस बढ़ेंगे तो प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस बढ़ेंगे तो वेजेस बढ़ेंगे, ये एक पूरा स्पाइरल बनता जाएगा। लेकिन जीडीपी यहाँ पर कैसा रहेगा, जीडीपी कांस्टेंट रहेगा, जीडीपी फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पर ही क्या हो रही है, डिमांड का प्रेशर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से मतलब लेबर बोल हमारे वेजेस बढ़ाओ, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो उसकी वजह से प्राइजेस बढ़ रहे हैं। अब जब प्राइजेस बढ़ेंगे तो लेबर क्या बोलेंगे कि हमारे वेजेस बढ़ाओ, क्योंकि हमें चीजें महंगी मिल रही है मार्केट में, तो वेजेस बढ़ेंगे तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब फर्दर बढ़ेगा तो फिर से क्या होगा, प्राइजेस बढ़ेंगे। अब प्राइजेस बढ़ेंगे तो फिर से लेबर बोलेंगे हमारे वेजेस बढ़ाओ, तो ये जो एक स्पाइरल बन जाएगा, वेज कैच प्राइस एंड प्राइस कैच वेजेस, तो इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट हो जाएगा। तो ये है पूरा इन्फ्लेशनरी गैप का क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस टाइप से ही लिखना होगा। ये 6 पॉइंट्स लिख दो, 5 पॉइंट्स, और एक ग्राफ बना दो, राइट। इन्फ्लेशनरी गैप एक्सेस डिमांड के इक्वल होता है। एक्सेस डिमांड क्या है इन्फ्लेशनरी गैप के, दैट इज EF इज एक्सेस डिमांड। तो इस टाइप से आपको पूरा आंसर राइटिंग करना होगा अपने एग्जाम्स के अंदर। 6 मार्क्स आपको इस तरीके से पूरे अच्छे से मिल जाएंगे, और ग्राफ अच्छे से प्रॉपर बनाना, पूरा इस टाइप से बनाना होगा। So stay tuned. Thank you. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe my channel. And इस ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को और देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो है डिफ्लेशनरी गैप, उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी जल्दी। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।